हेलो गाइस। तो वेलकम है मेरे चैनल में ट्यूलिप क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें 51 से 60 क्वेश्चन यानी टोटल 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे आगे के। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आप इग्नोर कर दोगे इसे, पर 2 से 3 मार्क आपको मिल जाएंगे इसमें। लगभग 2 से 3 मार्क पक्का पक्का मिल जाएंगे। मेरे पास प्लस 200 से प्लस क्वेश्चन है। तो ये मेरा शायद 6 वीडियो है। मैंने पहले एक से पाँच वीडियोस मैंने बनाए, जिसमें एक से लेके टोटल 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, कंप्लीट विथ डिस्कशन विथ फार्मूला और उसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो बहुत इजी है और आप देख रहे होंगे कि बार बार वही वही क्वेश्चन रिपीट आते हैं। तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू अगर देखते भी हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आखिर में 60th क्वेश्चन है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन है और 100% आने के चांस है। तो गाइज इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 51st क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। 51st क्वेश्चन कहता है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान यम है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है गाइस, तो क्या बोल रहा है, एक वस्तु है। ठीक है गाइस, एक वस्तु है। कितना है इसका मास तो दिया नहीं, यम है, यम मास का है। ठीक है, इसमें एक वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, समझो ये डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल का। ठीक है, 25 जूल इतना काइनेटिक एनर्जी है। तो वही पूछ रहा है, अगर ये V2 को, ये V जो है वेलोसिटी का, हम दुगना कर दिए यानी 5 को 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिए तो क्या होगा, तब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 25। तो K1 लिखते हैं इसे, 25 जूल दिया है। और V1 वेलोसिटी कितना दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया है। तो V2 अगर हम इसे दुगना कर दिया जाए गति को, यानी 25 गुना 50 किया जाए, सॉरी हाँ 5 है, तो 5 गुना 2 है, 5 गुना 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी है K2 कितना होगा। ठीक है, तो गाइज हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 1/2 mv² रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 25 जूल, 1/2, मास कितना है यम, और वी कितना है, 5×5=25। ठीक है, तो 25 से 25 कट जाएगा और यम इज इक्वल टू 2 kg में होगा। मास कितना है, 2 kg का। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे K2, ये रहता है 1/2 mv² रहता है, और 1/2 मास कितना दिया है 2, और वेलोसिटी कितना है इसका, डबल किया गया है ना। देखिए, इसकी गति दुगनी किया जाए, यानी वेलोसिटी 2 किया है तो ये 10 होगा। तो ये 2 से कट होगा, 2 से 2 कट होगा और काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर पर सेकंड होगा। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल होगा। ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गाइज 10 जूल होगा। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जो हम पानी करने का एक हीटर रहता है ना, वो वैसे समझे। इसी सोर्स जो रहता है ना, पावर सप्लाई कह सकते हो, 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसका विभवांतर 60 वोल्ट है और विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या बोल रहा है। समझो एक इलेक्ट्रिक हीटर या बल्ब कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक पावर सप्लाई मतलब एक लोड है। ठीक है, एक बल्ब है समझो, ठीक है, या हीटर है, कुछ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझो इसका टर्मिनल है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल है। इसमें क्या हो रहा है, जब ये जो वोल्टेज रहता है ना, ये 60 वोल्ट दिया। ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दो टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट है, तो कितना करंट ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है। ठीक है गाइस, तो वही पूछ रहा है। तो अगर मैं ये 60 वोल्ट को 165 वोल्ट कर दूं, यानी वोल्टेज को मैं बढ़ा दूं
तो ये जो करंट बहेगा इस लोड से वो कितना बहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो करंट दिया है I1 लिखेंगे ऐसे 4 एम्पियर, और इसके और दिया है V2 वोल्टेज दिया है, V1 दिया है 60 वोल्ट। ठीक है, और बोल रहा है कि V2 अगर 165 दे दे तो I2 क्या होगा, राइट, यही कह रहा है आपने। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये दूसरा करंट जब 165 वोल्ट यहाँ से हटा के 165 वोल्ट को बढ़ा देंगे तो करंट कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइज हमें सबसे पहले एक लॉ जानना पड़ेगा। लॉ है कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर रहता है। ठीक है, V मतलब यहाँ पे होता है वोल्टेज, I मतलब करंट, और R मतलब रेजिस्टेंस रहता है। तो अगर हम इसमें R निकाले तो ये क्या होगा, V बाई आई होगा, राइट, V बाई आई होगा। ठीक है, देखिए ये रेजिस्टेंस क्या रहता है, ये जो लोड है, ठीक है, लोड में लोड क्या करेगा, ये बहने वाले करंट को अपोज करेगा। जैसे समझो एक पानी का पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझो मैं इस पाइप को छोटा कर दूं ऐसे, यहाँ पे कट के छोटा कर दो ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे जो आने वाला पानी है इसको अपोज करें, मतलब कम आएगा इसमें पानी, आप इस यहाँ कम, क्योंकि हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस पैदा किया है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैदा किया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, और ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस ये कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी हीटर है या बल्ब है, तो इसे देखिए, आप बल्ब को अगर हाथ लगाते हो तो ये गर्म हो जाता है। इसका मतलब ही क्या है, जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट का लॉस करेगा। ठीक है, करंट का लॉस करेगा, और लॉस किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन क्या कहता है, पावर को हम जनरेट नहीं कर सकते या बनाने या लॉस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना जनरेट भी कर सकते। हम क्या करते हैं, सिर्फ वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे देखिए, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो ये तो बात अलग हो गई। ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वही बोल रहे हैं, जो रेजिस्टेंस रहेगा इसमें का लोड का, ये तो रेजिस्टेंस ओल्ड फिक्स रहेगा ना, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोड तो वही है, सिर्फ लोड यानी ये हीटर या बल्ब कह सकते हो वही रहेगा। बस हमें तो क्या करना है, ये वोल्टेज चेंज करना है, यानी आर तो सेम रहेगा भाई, R1 हो या R2 हो ये तो सेम रहेगा, यानी R1 इज इक्वल टू R2। यानी R1 इज इक्वल टू R2 है, तो हम कह सकते हैं कि V1, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2, राइट, V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2 है। ठीक है, ओके, तो V1 कितना दिया है गाइस, हमें पहले 60 वोल्ट दिया है। ठीक है, और I1 कितना दिया है, 4 एम्पियर। पूछा क्या जा रहा है, I2 दिया है, I2 पूछ रहे तो I2 लिख लेंगे, और वोल्टेज कितना बढ़ा रहे हैं हम, 165 किया है। ठीक है, तो ये गाइज ये कितना होगा, ये 15 चौका 60, ये 15 होगा, और ये गाइज कितना होगा, 15 एक का 15 और 15 एक का 15 होगा। यानी I2 कितना होगा गाइज, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर होगा। ठीक है, I2 कितना होगा, 15 एम्पियर होगा। ओके, चलो आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53rd क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस, देखिए, एक आपतित किरण है, क्या बोल रहा है 53rd क्वेश्चन, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है गाइस,
तो देखिए क्या होता है। जैसे समझो एक सरफेस है या फिर एक कांच है समझो, ठीक है। ये क्या है, कांच है, गिलास है, ठीक है गाइस। तो हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। समझो एक गिलास है, समझो आपने क्या किया, एक आपतित किरण दे दिया, इस पर मार दिया ऐसे, ठीक है। ये क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे कह सकते हैं हम इसे, इंसिडेंट, अरे आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, ये ग्लास क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, इसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, रिफ्लेक्शन रे कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन रे कहते हैं इसे, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, इसके जो बीच वाला है, इसका अगर सीधा एक लाइन खींचा जाए तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ओके। तो गाइज आप ये बात समझो, आपतित किरण का जितना कोण होता है ना, उतना ही कोण परावर्तित किरण का भी होता है, ठीक है। तो इसे हम आई डिनोट करेंगे और इसे आर, ठीक है। ओके, यानी जो एंगल आई रहता है इज इक्वल टू एंगल आर रहता है, ठीक है। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम। तो क्या बोल रहा है गाइस, तो ये क्या बोल रहा है कि आपतित किरण यानी आई और परावर्तित कोण के बीच, और ये यानी ये आई प्लस आर जो है ना, वो 80 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये और ये बराबर होगा, या दोनों मिलके 80 होगा, तो ये कितना होगा, 40-40 होगा, राइट। ओके, ये कितना होगा, 40-40 हो रहा है, ठीक है। तो आपको वही पूछा है गाइस। तो हमको क्या पूछा है कि आपतित कोण पूछा है, यानी आई पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा है। आपतित एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 40 डिग्री। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है तो ये भी 40 डिग्री ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54th क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विलयन है, विलयन में पानी का 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए, ठीक है। इस क्या कर रहा है, बोल सुनिए आप। समझो ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है। क्या बोल रहा है, विलयन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है। समझो ये पानी है, इसमें ये कितना ग्राम है, 320 ग्राम। और ये क्या है, विलयन है, विलयन, विलयन क्या है गाइस, ये विलयन यानी सॉल्वेंट है, ठीक है। क्या है, इसे कहते हैं सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट यानी ऐसी चीज जो उसको घुला लेगा। समझो जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे आप शिकंजी बनाते हो ना, शरबत, शिकंजी, आप पानी में क्या करते हो, शुगर डालते हो, राइट। तो ये पानी क्या है, विलयन है। विलयन क्या करेगा, इस शुगर को डिजोल्व कर लेगा, उसके अंदर क्या कर लेगा, मिक्स कर लेगा, ठीक है। इसीलिए इसे विलयन। और जो मिक्स होने वाला जैसे शुगर है, ये क्या होगा, ये सोल्यूट होगा। क्या होगा, सोल्यूट। क्या होगा गाइस, सोल्यूट होगा, ओके। तो वही बोल रहा है कि सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, यानी समझो हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट, NaCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना ग्राम डालोगे आप, 32 ग्राम डालोगे। तो वही पूछ रहा है, जब ये दोनों मिक्स होगा, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन यानी विलयन बनता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो विलयन में नमक की मात्रा बताइए, द्रव्यमान के प्रतिशत में द्रव्यमान में संदर्भ विलयन की सांद्रता गणना कीजिए। तो इसमें क्या वो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कितना है, ठीक है, इसका सॉल्ट का विलयन में। तो गाइज हमें क्या क्या मालूम है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है।
और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है गाइस, 320 ग्राम दिया है। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन मतलब क्या है, पानी है उसमें मैंने शुगर डाल दिया तो ये मिक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछ रहे तो कितना होगा, ये 32 ग्राम प्लस 320 ग्राम, तो ये होगा 352 ग्राम होगा, राइट सॉल्यूशन। और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन तो ये होगा सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 32 ग्राम अपॉन सोल्यूशन 352 इंटू 100। तो ये सब काटोगे छाटोगे ना तो ये होगा 9.09% होगा। ठीक है गाइस, कितना होता है 9.09%, यानी एक सॉल्यूशन में नमक की मात्रा 9.09% है टोटल। जब ये सॉल्ट मिक्स होगा, पानी में सॉल्ट मिक्स होगा, तब आप देखोगे 32 ग्राम यानी 9.09% इसमें सॉल्ट है, यानी कॉन्सेंट्रेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, फिर से एक इलेक्ट्रिक हीटर है, टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त किया जाने वाला धारा कितनी है। तो फिर से वही बोल रहा है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 रहता है, और ओम्स लॉ क्या कह रहा है हमें कि R इज इक्वल टू V बाई आई कहता है। V बाई एक्चुअली क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R रहता है, और R बराबर क्या होगा, V बाई आई होगा, यानी V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। V1 कितना दिया है 60 वोल्ट, और I1 कितना दिया है 4 एम्पियर, और V2 कितना है गाइस 172.5 है ना। तो इसे हम इसमें फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे। देखिए तो 172 इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा गाइस, ये होगा देखिए 170 17 एक 34 यानी 345 होगा, 345 बाई 2 होगा ये, ठीक है 342 बाई 2 होगा। तो 342/2 इंटू I2, ठीक है, ये 2 से ये 171 होगा, और ये 15 चौका 60, 15 1 15 नहीं, ये तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 त्रिक 9, 3 7 21। तो I2 कितना होगा 37/2 होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, कैलकुलेशन गलत कर रहे, 2 मिनट, ठीक है फिर से करेंगे हम। V1 कितना है 60 बटे में 4, और ये कितना दिया है 345, ये 342 लिया है ना, 345 एक्चुअली 345/2 इंटू I2। तो ये 2 से 2 ये 30 पर जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 3 55, यानी I2 कितना होगा 23/2। ये कितना होता है गाइस 11.5, और ये क्या है करंट है, तो ये एम्पियर पर में जाएगा, क्या आ जाएगा एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, वस्तु का द्रव्यमान, क्या क्या दिया है हमें, काइनेटिक एनर्जी दिया है, कितना है 120 जूल है, और वेलोसिटी कितना दिया है हमें 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और क्या पूछ रहा है, वस्तु का द्रव्यमान यानी m पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 1/2 mv² रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 120 दिया है, और 120 इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा। तो ये 2 से 4 पर कटेगा, 4 तिया 12, ये 30 होगा, यानी मास कितना है, वस्तु का मास कितना है
30 kg होगा। ठीक है गाइस, 30 kg होगा। नेक्स्ट देखेंगे 57 क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। द्रव्यमान यानी ये दिया है आपको, मास दिया है, एटॉमिक मास दिया है। अगर 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोल की संख्या पूछी है, ठीक है, यानी मोल पूछे आपको कितना होगा। अगर वही मैं लेता हूँ 81 ग्राम देता हूँ, 81 ग्राम अगर ले लूंगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में 80 ग्राम एल्यूमिनियम के अगर ले लूंगा तो कितने उसमें मोल हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक मास है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक जो मास है वो कितना है, 27 ही है। ठीक है, 27 ग्राम है। और 1 एटॉमिक मास में टोटल कितने मोल रहते हैं, तो 1 मोल रहता है। 1 मोल यानी 1 मोल में एल्यूमिनियम का 1 मोल में 1 मोल का जो मास है वो कितना है, द्रव्यमान कितना है उसका, 27 ग्राम है। यही कह रहे हैं ना वो, है ना। तो क्या पूछ रहा है, अगर x मोल है, हमें पता नहीं कितने मोल है, x मोल है और उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है, तो 81 ग्राम है। तो ही पूछे तो कितने, x मतलब x का है ना, तो पता नहीं क्या है, कितना है, कितने मोल हो सकते हैं। देख लिया तो हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 81 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 27 होगा। तो ये किससे कटेगा गाइस, 3 या 27 से वो कर सकता है, 27 दिया 81, 27 दिया 81 यानी x इज इक्वल टू 3। ये क्या है गाइस, ये मोल है। कितने मोल, 81 ग्राम में, 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने मोल हो सकते, कितने मोल है, 3 मोल होंगे। ठीक है, 3 मोल होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या पूछ रहे हैं, एक नाभिक है, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस मैंने निकाला है। ठीक है, क्या है, नाभिक, नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके, न्यूक्लियस है गाइस। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल रहते हैं न्यूट्रॉन्स। ये दोनों का रहता है। और एक जो एलिमेंट रहता है, एक जो तत्व रहता है, उसका जो मास रहता है, उसकी जो द्रव्यमान रहती है वो कंप्लीटली न्यूक्लियस में ही रहती है। ठीक है, इसीलिए हम जो मास रहता है, मास ऑफ एटॉम, ये हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। ठीक है गाइस, समझे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, समझो अगर मैं एक एलिमेंट x मानता हूँ, ठीक है, पता नहीं कौन सा है, तो जस्ट x मानता हूँ, तो अगर आप नीचे लिखोगे तो ये रहता है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखोगे, और जो एटॉमिक मास है ये ऊपर लिखोगे। यानी एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और इक्वल और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों कंसिडर कर सकते हैं, पर प्रोटॉन कंसिडर करें। ठीक है, तो आप समझो एक बात, अगर एटॉमिक, ठीक है, मास और एटॉमिक नंबर को हम अगर माइनस कर दे या एक में से घटा दे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, देखिए ना, मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इसमें से नंबर क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन गया तो बचा के न्यूट्रॉन, यानी हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक नंबर पता है,
तो इजीली हम उसमें न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमें कि प्रोटॉन्स की संख्या दी है, कितना है 10 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितने दिए हैं 17 दिया है। तो हमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान यानी मास पूछे, उसका द्रव्यमान संख्या पूछे, मास नंबर पूछे। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना है 10 और न्यूट्रॉन कितना है 17, तो ये कितना होगा इस 27 ग्राम होगा। ठीक है, छोड़ दो ग्राम, यू रहता है, ठीक है, ये एम यू रहता है। 227 किसका है, ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है गाइस, किसका मास है, ये एल्यूमिनियम का मास है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 14 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास क्या रहता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 14 रहता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक 12 केजी का एक वस्तु है, समझो एक बॉल है 12 केजी का। ठीक है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, समझो ये भूमि है, ग्राउंड है, यहाँ से इसकी एक ऊंची एक फिक्स है, पता नहीं कितनी हाई एच है। ठीक है, एक हाइट पर है, एच पर है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, mgh होता है। यानी हाइट अगर होगी और मास होगा उस वस्तु का, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कितना दिया है 480 जूल दिया है। ओके, तो पूछ रहे हो हाइट कितना होगा, तो कितने हाइट पर रखा है जिसकी 12 केजी का एक वस्तु, जिसके वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल हो रहा है। और जी क्या करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे खींचेगा बॉल को, इसीलिए जी हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर जाता है तो तब हम निगेटिव में जी लेते हैं। तो अभी इसकी बात नहीं हो रही है, तो नीचे आ रहा है तो जी हम पॉजिटिव लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, एम जी एच रहता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी 480 दी गई है, और मास कितना दिया है 12 केजी दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है ये 10 दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और हाइट तो निकालना है। तो ये 0 से 0 ये कट होगा, और 12 से 12 और 4 पर जाएगा। तो हाइट कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ है। यानी ये जो हाइट है 4 मीटर के ऊंचाई पर ये बॉल को रखा है, जिसकी वजह से इस बॉल में 480 केजी का सॉरी जूल का पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है, तो 60th क्वेश्चन देखते हैं, 60वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ जाती है। अगर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, देखिए समझो एक ऐसा रोड है, पहाड़ है, समझो है, ये सब पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे एक कार है। ठीक है गाइस, ये क्या है, कार है। भगवान ना करे गाड़ी नीचे जमीन में ये पहाड़ से नीचे गिरती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये कार क्या होती है, पहाड़ से नीचे गिरती है। सड़क क्या बोल रहे हैं, कार सड़क के किनारे गिरती है। ठीक है, किनारे हम चलो सीधा पहाड़ से गिरेंगे। तो होता क्या है, जमीन पर किनारे पर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ गिरती है, यानी यह समझो यहाँ कहीं जमीन भी है। ठीक है, यहाँ पर जब आएगी तो कितना टाइम लेगा, ये 1/2 सेकंड लेगा, है ना, 1/2 सेकंड, यानी 0.5 है ना, तो 1/2 होता है।
ठीक है, और जी भी दिया, नीचे आएगा तो पॉजिटिव जी होगा, और कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टकराते समय जब टकराएगी ना यहाँ पे आके, तो इसकी वेलोसिटी, गति पूछिए, इसकी वेलोसिटी पूछिए। ठीक है गाइस, 2 मिनट। हाँ ठीक है, तो क्या पूछा है आपका, वेलोसिटी पूछा है। जब आएगा जो फाइनल वेलोसिटी यानी यहाँ पे जब आएगा तो ये कितना होगा, यानी गाइस यहाँ पे जब वो गिरेगा, यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रारंभिक वेग, ये 0 रहेगा, क्योंकि गाड़ी तो अभी रुकी है, और जो भी गिरेगी, जो भी नीचे आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आएगी, ना बल्कि उसमें वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से आएगी। इसीलिए हम कंसिडर करेंगे u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आपको फाइनल वेलोसिटी v पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी यानी v पूछा जा रहा है, राइट। तो लिख लेंगे, हमें क्या क्या दिया है, टाइम दिया है 1/2 सेकेंड, u प्रारंभिक वेग 0 दिया है, और v पूछा जा रहा है हमें, और क्या दिया है, g दिया है। g माने यहाँ पे a लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो a का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई टी रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो वो तो निकलना है v, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस में 0, माइनस 0, और टाइम कितना दिया है 1/2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। ठीक है, तो कितना होगा गाइज, ये 10 इक्वल टू v अपॉन 1/2, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा, 5 पर कटेगा, यानी जो वेलोसिटी है कितना, 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो वही पूछ रहे, जब गाड़ी आएगी, जब इधर गिरेगी ना, तो इसको जो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, समझो, अगर समझो, ठीक है, चलो ये बात समझ गए आप जब गिरेगी तो अंतिम वेलोसिटी इसका 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 51 से लेके 60 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हमने इसमें और डिस्कस किए हैं। 6th वीडियो है मेरा, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मुझे लगता है कि अप टू 90 प्लस मेरे सब्सक्राइबर है अभी सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं, कल 90 के भी होगा। ठीक है, कल 90 के भी होगा, और ठीक है, अभी तो 90 के की बात करेंगे, कि कल 90 के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा अच्छा, मुझे पता है मैं पढ़ाता हूँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी है तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 61 से लेके 70वां क्वेश्चन देखेंगे। देखते हो आप, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेम है, राइट, क्योंकि मैंने देखा है आरआरबी का जो ग्रुप डी है ना, ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन करता है। बस क्या करता है, जो डिजिट रहता है ना वो बदल, जैसे मास बदल देगा, कभी वेलोसिटी बदल देगा, कभी कुछ और बदल देगा। ठीक है, तो बस क्या करता है, जो वैल्यूज़ है वो बदल देगा, पर क्वेश्चन पैटर्न तो सेम रखता है। ठीक है, आपने सब अभी तक 60 क्वेश्चन देखे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, तो और क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, बस हम वही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पूछा भी वही जाता है बार बार, दुनिया भर का फिजिक्स पढ़ के हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपली आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ाई करना है। यस, चलो थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।